चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर मेन नेचुरल रिसोर्सेज जो है चैप्टर नंबर 12 उसकी हम लोग बात कर रहे थे। और इसमें भी लास्ट हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो सोशल फॉरेस्ट्री था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास में टॉपिक है करने के लिए वो है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ ऐसी प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स, जनरली एनिमल्स की बात होती है इसमें। एनिमल्स को हम लोग कहते हैं जो कि नेचुरली अपने हैबिटेट में पाए जाते हैं, जो कि फॉरेस्ट वगैरह में अपने आप पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ हम लोग ऐसे एनिमल्स के लिए नहीं कह सकते जिन्हें हम लोग रेयर करते हैं, हम लोग पालते हैं। जो नेचर में अपने आप पाए जाते हैं, अपना खाना पीना सब वो खुद देखते हैं, अपनी प्रोटेक्शन वगैरह, उसे हम लोग वाइल्ड लाइफ कहते हैं। तो जनरली द क्रिएचर्स विच लिव इन फॉरेस्ट लाइक एलिफेंट, लायन, डियर, राइनोसोर्स एटसेट्रा आर नोन एज वाइल्ड लाइफ, जो कि नेचुरली पाए जाते हैं। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हमारा देश बहुत बड़ा है। यहाँ रिलीजन, कल्चर्स, पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट, ये सभी जो है वो बहुत ज्यादा वैरायटी के पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो वाइल्ड लाइफ है वो भी हमारे देश में, इंडिया में बहुत अच्छे खासे अमाउंट हम लोग जो है, एक सेकेंड, हाँ जी। तो अगर अगर हम लोग देखें कि भाई इतने ज्यादा तरह की बायोडायवर्सिटी इंडिया में पाई जा रही है, तो जरूर इस बायोडायवर्सिटी का इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो भी करते होंगे। और ह्यूमन बीइंग्स जहां आ जाते हैं वहां ग्रीड, लालच आ जाता है। और ओवर एक्सप्लॉइटेशन, किसी भी रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो है वो देखा जाता है। तो हम लोग अपने फायदे के लिए इन वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। और उनके जो मेन रीजंस हैं वो क्या है, देखिए। सबसे पहला रीजन जो है वाइल्ड लाइफ के लिए वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। किसी भी वजह से अगर वाइल्ड लाइफ का, जो एनिमल्स आपके रहते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म हो जाए तो सीधी सी बात है उनका डिस्ट्रक्शन बिल्कुल हो जाएगा। अब ये डिस्ट्रक्शन जो उनका नेचुरल हैबिटेट का जो डिस्ट्रक्शन है वो कई कारणों की वजह से हो सकता है, जिसके अंदर नेचुरल रीजंस भी हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, सुनामी एटसेट्रा, ये तो है ही। पर इसके अलावा और जो रीजन से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला रीजन होगा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन होगी, सीधी सी बात है, रहने के लिए उतनी ही ज्यादा जगह चाहिए, खेती बाड़ी के लिए उतनी ज्यादा जगह चाहिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए उतनी ज्यादा जगह चाहिए। और अगर इंसान को जगह चाहिए तो सीधी सी बात है वो वाइल्ड लाइफ के जो हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय करता है। दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं जैसे भाखड़ा नांगल डैम, टिहरी डैम, या आपने नाम सुने होंगे, ये बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं जिसमें बहुत सारे जंगल आते हैं। और सीधी सी बात है, जब वहां कंस्ट्रक्शन चलेगा या जब बांध बन जाएगा और पानी आकर के भरेगा तो ये सारा जंगल जो है, सारे फॉरेस्ट जो है वो पानी में ही डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी वाइल्ड लाइफ के नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा माइनिंग, हम लोग खदान वगैरह करते हैं, मिनरल्स वगैरह निकालने के लिए माइनिंग करते हैं। और ये माइनिंग अगर किसी ऐसे एरिया में हो रही है जहां पर सीधी सी बात है हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के, आपके एनिमल्स के, तो उन्हें हम लोग आराम से बिना सोचे समझे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। या फिर एसिड रेन की वजह से भी ऐसा होता है। और एसिड रेन तो सीधी सी बात पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। पॉल्यूशन का कहीं ना कहीं सोर्स हम ही हैं। या फिर लीकेज ऑफ ऑयल कंटेनर्स इन सी, समुद्र की जो, ओशन की जो वाइल्ड लाइफ है उसको अगर
जैसा हमें पता है कि भाई ऑयल जो है वो पानी से लाइट होता है, हल्का होता है। अगर ऑयल लीक हो जाए तो पानी के ऊपर जो है पानी को कवर कर लेता है। ऐसा करने से बाहर से ना तो ऑक्सीजन अंदर जा पाती है पानी में, और ना ही सनलाइट जा पाती है। तो इस कंडीशन में प्लांट्स या एनिमल्स जो आपके ओशन में या वाटर बॉडीज में रह रहे हैं, उनका सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर एक्सीडेंटली कोई लीकेज हो गया है ओशियंस में, सीज में, ऑयल कंटेनिंग कंटेनर्स का, तो बिल्कुल इस तरीके का नुकसान वाकई वाइल्ड लाइफ को होगा। अगला कारण आपका हो सकता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, पॉल्यूशन की वजह से। अगर भाई पॉल्यूशन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो हम तो परेशान हैं ही, पर हमारे पास तो देखो कितनी सारी फैसिलिटीज है अपनी परेशानियों को कम करने के लिए। पर बेचारे जो वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो ये तो पहला कारण हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। दूसरा कारण है इलीगल हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। आपने सुना होगा हाथी दांत, जिनकी कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। तो गवर्नमेंट ने तो कह नहीं रखा कि आप लोग इस तरीके से शिकार करें और उन हाथी दांतों को बेचें। तो इलीगली हंटिंग की जाती है, पोचिंग जो है वो की जाती है, मारा जाता है इन एनिमल्स को, इनसे मिलने वाले इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स के लिए। इसके अलावा तीसरा कारण पॉल्यूशन हो सकता है। चौथा कारण कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ के बीच में झगड़ा। जैसे आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि कोई लेपर्ड या टाइगर गांव में घुसाया, शहर में घुसाया, और जो गांव वाले हैं उन्होंने उसे मार दिया। या वो छोड़िए, इवन हमारे घरों में या घर के आसपास कोई सांप निकल जाता है, तो वो जहरीला है या नहीं है हम लोग ये चीज नहीं देखते, ना जानते हैं, हम लोग सीधा उसे मार देते हैं। तो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस के बीच में जो झगड़ा है, जिसका कोई कारण ही नहीं है, उस झगड़े की वजह से ह्यूमंस की लाइफ तो इतनी ज्यादा जाती नहीं, परेशानी होती नहीं, पर वाइल्ड लाइफ की, ये जो जानवर हैं, इनकी जिंदगी जो है वो कुर्बान हो जाती है। अगला रीजन हो सकता है इंडिजिनियस फ्लोरा एंड फोना आर बीइंग अफेक्टेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन वेराइटीज। फ्लोरा का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स, और फौना का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स। तो अगर किसी फ्लोरा या फौना में, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स पाए जा रहे हैं, वहां अगर हम लोग कोई बाहर से लाया हुआ स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर दे, जैसे आप लोगों ने वाटर लिली का नाम सुना होगा, जिसको वाटर हाइसिंथ कहा जाता है, बायोलॉजिकल नेम उसका वाटर हाइसिंथ है। इस वाटर हाइसिंथ का जो फ्लावर है वो बहुत सुंदर होता है। तो इस फ्लावर को सबसे पहले इंडिया में बाहर से लाया गया था और बे ऑफ बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये जो फ्लावर है, ये जो वाटर हाइसिंथ है, इसकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से ये फैलता है, और कुछ ही हफ्तों में इसने बे ऑफ बंगाल का बहुत बड़ा एरिया जो था वो कवर कर लिया। और ऐसा करने से पानी में जो भी डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो कंज्यूम हो गया, सनलाइट वगैरह नहीं मिलने लगी, तो वहां की जो वाइल्ड लाइफ थी वो काफी ज्यादा अफेक्ट होने लग गई थी। तो आपने बाहर से कोई स्पीसीज इंट्रोड्यूस की, तो ऑब्वियसली बात है कि अब वो स्पीसीज को भी जिंदा रहने के लिए खाने पीने तो चाहिए। तो उसके लिए अब कंपटीशन होता है, और कंपटीशन में किसी का फायदा नहीं होता, और जो नेचुरल, जो वाइल्ड लाइफ है, उसी को नुकसान झेलना पड़ जाता है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय होती चली जा रही है। अब वाइल्ड लाइफ हमारी फूड चेन में, इकोनॉमिक, जो हमारे इकोसिस्टम है उसे कंट्रोल करने में, बैलेंस बनाए रखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही सोचिए, अगर आपके इंसेक्ट्स वगैरह खत्म हो जाएं, तो जो एनिमल्स इंसेक्ट्स पर डिपेंडेंट हैं, जैसे मेंढक वगैरह, फ्रॉग वगैरह, ये कहाँ जाएंगे? इनका
ये कहाँ जाएंगे, ये भी मरने लग जाएंगे, ये मरने लग जाएंगे तो इनको खाने वाले कहाँ जाएंगे। तो ऐसे करके ये सारे के सारे प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ये सभी एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं। तो इस वजह से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना ह्यूमंस को कंजर्व करना। अभी हम लोग भी तो अपने आप को बचाते हैं खतरों से, डैमेज से, डिस्ट्रक्शन से, वैसे ही इन्हें भी बचाना जरूरी है। तो बात करें अगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, तो 1952 से 1972 तक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ने लागू की थी, जिसके तहत वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए सेंचुरीज जो थी वो बनाई गई। और 1972 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया गया था, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, और जो भी होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, जो होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं उसके अंदर मेंशन थी। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल लेवल पर भी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए बहुत से काम किए गए हैं, जिनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके काम का वो है IUCN का फॉर्मेशन। IUCN जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ध्यान रखता है कि कहाँ कितनी स्पीसीज, किस टाइप की स्पीसीज हैं, कहाँ कितना उनको खतरा है, कहाँ कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। ये सारी नॉलेज जो है IUCN रखता है, ठीक है। और IUCN ने अपनी इस नॉलेज के बेसिस पर एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। इस रेड डेटा बुक के अंदर 5 तरीके की स्पीसीज दी गई है। ये स्पीसीज हैं, पहली, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज प्लांट्स या एनिमल्स की जो कि अब इस दुनिया में नहीं पाई जाती, पहले पाई जाती थी पर अब जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जैसे कि डायनासोर्स। दूसरी स्पीसीज जो IUCN ने रेड डेटा बुक में क्लासिफाई की है वो है एंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्शन के मर्ज पर हैं, मतलब उनका नंबर अब इतना कम हो गया है कि अगर उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की गई तो अब वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा राइनासोर, गोडावन, लायंस, एटसेट्रा। तीसरी स्पीसीज क्लासिफाई की गई है वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो कि अभी तो एंडेंजर्ड नहीं है, पर अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की गई तो वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगी, जिनका नंबर बहुत तेजी से कम होता चला जा रहा है। चौथी है रेयर स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिनका नंबर बहुत कम है और वो हर जगह नहीं पाई जाती, वो गिनी चुनी कुछ ही जगह पर पाई जाती हैं, जैसे कि जायंट पांडा या फिर जो हिमालयन बियर है, भालू, वो। पांचवी है इनएडेक्वेटली नोन स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिनके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि वो स्पीसीज कहाँ पाई जाती हैं, उनका नंबर कितना है, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाना चाहिए, उनके लिए क्या सही है क्या गलत, जिसकी प्रॉपर नॉलेज हम लोगों को नहीं है, उन्हें हम लोग बोलते हैं इनएडेक्वेटली नोन स्पीसीज। तो ये IUCN ने रेड डेटा बुक के अंदर 5 कैटेगरीज जो है डिसाइड की हैं स्पीसीज की। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कैसे किया जाए, इसके लिए हमें 3 चीजें जो हैं वो पढ़नी है: नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपने अपनी सोशल साइंस में बिल्कुल पढ़ा होगा। तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, नेशनल पार्क, सेंचुरी में सबसे बड़ा कौन होता है साइज वाइज, और सबसे छोटा कौन होता है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा, नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व।
इसमें सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे छोटा कौन होता है? सबसे बड़ा होता है तुम्हारा बायोस्फीयर रिजर्व। साइज में सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। और सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा कौन होता है? बिगेस्ट तो बायोस्फीयर रिजर्व है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। स्मॉलेस्ट होता है नेशनल पार्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल पार्क, सबसे पहले नेशनल पार्क वो कंजर्व्ड एरिया होता है जिसमें एनिमल्स या प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट किया जाता है। कि जैसे मान लो किसी जंगल में एक जगह पर बहुत सारे शेर हैं, उनकी जो केव्स, उनकी जो गुफा है वो है, तो उस गुफा के थोड़ा दूर, कुछ दूर, एक उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल वगैरह, फेंसिंग वगैरह ये कर दी जाती है। कि आपने ऐसा भी तो आप कर सकते थे ना कि जो शेर को वहां से निकाल के चिड़ियाघर में डाल दो, पर उस केस में उनके नेचुरल हैबिटेट से तो आपने निकाल दिया। तो नेशनल पार्क में नेचुरल हैबिटेट जो है, नेचुरल एनवायरनमेंट, उससे कंजर्व किया जाता है। नेशनल पार्क में हर तरीके की एंट्री प्रोहिबिटेड होती है। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल पार्क में एंटर नहीं कर सकता, चाहे कोई भी कारण हो। ठीक है। हालांकि नेशनल पार्क जो है उसका एक छोटा सा हिस्सा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ओपन किया जाता है, ताकि लोग बागों का इंटरेस्ट बन सके, क्योंकि नेशनल पार्क को भी चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें इंडिया में, तो बच्चों ध्यान रखना, जो भी चीज, चाहे नेशनल पार्क हो, सेंचुरी हो, बायोस्फीयर रिजर्व, राजस्थान का है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपने नाम सुना होगा, ये आसाम में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, रणथंबोर हमारे राजस्थान का है, और ऐसे ही क्योला देवी नेशनल पार्क, ठीक है, जो भरतपुर में है राजस्थान में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सबसे पहला नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अंग्रेजों ने खोला था इसे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला नेशनल पार्क था। बात करें सेंचुरी की, तो सेंचुरी भी एक रिजर्व्ड एरिया है जो कि नेशनल पार्क से साइज में बड़ा होता है। यहां पर सेंचुरी में हंटिंग और गेमिंग प्रोहिबिटेड होती है, आप शिकार वगैरह नहीं कर सकते। हालांकि हालांकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अलाउड होती हैं सेंचुरीज में, पर सिर्फ तभी जब उनका काम किसी भी तरीके से वहां की बायोडायवर्सिटी या वाइल्ड लाइफ जो है उसे डिस्ट्रॉय ना करे, क्रिएटिव हो, आगे फायदा ही पहुंचाए बायोडायवर्सिटी को, सिर्फ उस केस में। इंडिया में अब तक टोटल 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो बनाई जा चुकी हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज जो हैं वो है नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में है, हजारीबाग झारखंड, नील सरोवर गुजरात, मनाली हिमाचल, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड। इसके अलावा राजस्थान की और अलग से आपके बुक में दे रखी होंगी, जैसे सरिस्का अलवर में है, दर्रा कोटा में, माउंट आबू
सिरोही, ताल छप्पर चूरू में है, जवाहर सागर कोटा, सीता माता प्रतापगढ़ में है, कैला देवी करौली, और नाहरगढ़ जो कि हमारे जयपुर में है। और आपकी शायद यहाँ इनमें पाए जाने वाले जो स्पेसिफिक एनिमल्स हैं वो भी शायद दे रखे हों, जैसे नाहरगढ़ में लेपर्ड और जैकाल जो है इनका नाम दे रखा होगा। बात करें तीसरे की, बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि साइज में सबसे बड़ा होता है। ये प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें साइंटिफिक रिसर्च की जाती है, रिसर्च पर्पज से बनाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स आते हैं। अब तक टोटल वर्ल्ड में 669 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और जिनमें से 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो इंडिया में है। पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, कर्नाटका में। इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर हम लोग बात करें तो अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है ग्रेट निकोबार, असम में है काजीरंगा, कर्नाटका में नीलगिरी जो सबसे पहला था, उत्तर प्रदेश में नंदा देवी, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, मध्य प्रदेश में कान्हा, और राजस्थान में थार। तो ये था आपका वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये तो हमने चिंता की जंगली जानवरों की, अब चिंता करते हैं हम लोग अपनी भी, क्योंकि करने जा रहे हैं हेडिंग वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, ये सब ऐसे स्लोगन्स आपने बिल्कुल सुने होंगे। तो पानी को कंजर्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। पानी के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो जैसा आपको पता होगा कि पूरी अर्थ का 70% जो पार्ट है वो वाटर है, ठीक है। और उसमें से भी सिर्फ 2.5% वाटर जो है वो यूजेबल है, काम का है। बाकी का 97.5% वाटर जो है वो पूरी तरीके से खारा पानी है, सलाइन वाटर, जिसे हम लोग पी नहीं सकते, इस्तेमाल में नहीं ले सकते। तो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि ये जो 2.5% वाटर अवेलेबल है पीने के लिए हमारे पास, इसे कंजर्व, इसे प्रोटेक्ट किया जाए। आज जितने भी हमारे पास में रिसोर्सेज हैं वाटर के, वो पॉल्यूट होते जा रहे हैं, या उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो है वो होता जा रहा है, या क्लाइमेटिक चेंज की वजह से अनइवन रिसोर्सेज होते जा रहे हैं। जैसे कि मॉनसून की मैं बात करूं तो बारिश कभी ज्यादा कभी कम हो रही है, ये क्लाइमेटिक चेंज जो है, ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे आसपास बिल्कुल पानी की कमी है। आज पानी है पर वो कल नहीं होगा, क्योंकि या तो हम उस पानी को पॉल्यूट करते चले जा रहे हैं, या फिर उस पानी को, वाटर रिसोर्स को हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट करते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से वाटर को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। और तीन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, तीन जो सिद्धांत हैं वाटर कंजर्वेशन के, वो है कि सबसे पहले तो आप वाटर की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करो, भाई पानी खत्म ही ना हो जाए, इस चीज को चेक करो। दूसरा, आपके पास जो पानी है उसको खराब होने से, पॉल्यूट होने से बचाइए। और तीसरा, अगर पानी पॉल्यूटेड हो चुका है तो उसे रिसाइकल कीजिए। तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के कुछ मेथड्स की बात करते हैं। पहला मेथड, पहला तरीका, पानी जो है उसको नेशनल वैल्यूएबल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। जैसे आपने नेशनल प्लांट, नेशनल एनिमल, ये सब डिक्लेयर किए, ऐसे ही नेशनल वैल्यूएबल प्रॉपर्टी वाटर को डिक्लेयर कर दीजिए। पर ये इंडिया है बंधु, इंडिया में आप जिसे फेमस करते हैं लोग बाग उसे ही उतना ही एक्सप्लोइट करते हैं। बेचारा नेशनल एनिमल टाइगर, नंबर उसका देखो कितना कम बचा है। तो
ये तो चलो जोक है, पर नेशनल वैल्यूएबल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना मतलब इम्पोर्टेंस देना वाटर को। जब गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस देगी वाटर को, तो लोग बाग सिटीजन जो है वो भी इंपॉर्टेंस जरूर देंगे। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स जो है इनका इस्तेमाल करना। फ्रेश वाटर जो है, पानी जो बारिश से आता है, उसको कुछ भी करके कंजर्व किया जाए। तीसरा, वाटर वेस्टेज जो है उसको प्रिवेंट किया जाना चाहिए, स्पेशली डोमेस्टिक यूज के लिए, जो घरों में हम लोग पानी को वेस्ट करते हैं। जैसे नॉर्मल एग्जांपल, अगर गाड़ी धोनी है तो पाइप की जगह आप लोग बकेट बाल्टी का इस्तेमाल कीजिए। आप लोग एक बाल्टी से नहाइए 4 बाल्टी की जगह। जो सब्जी फल वगैरह धोने के लिए जो पानी बचता है, उन्हें पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। चौथा, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर शुड बी प्रिवेंटेड। क्योंकि बाहर का पानी पॉल्यूट हो रहा है, अंदर का नहीं। पर अगर आप अंदर के पानी को ओवर एक्सप्लॉइट कर दोगे, तो फिर आपको पॉल्यूटेड वाटर ही लेना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज को प्रोटेक्ट किया जाए, रोका जाए, इस पे रोक लगाई जाए। इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जाए। भाई, जहाँ पानी का रिसोर्स है उसे गंदा मत कीजिए, वहां आसपास नहाइए मत, बर्तन मत धोजिए, उसमें वेस्ट मत डालिए। फैक्ट्रीज वगैरह जो हैं उनको, उन पर बैन लगना चाहिए इस तरीके से वेस्ट को वाटर में रिलीज करने के लिए। तो ये सब करें। इसके अलावा कुछ ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए कि अगर फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो जो एक्स्ट्रा पानी आ गया है उसका भी प्रॉपर इस्तेमाल हो सके, जिसकी वजह से प्रॉपर यूज का मतलब है कि उसको कहीं ऐसी डायरेक्शन दी जा सके या स्टोर किया जा सके, और जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहां ये पानी जाए ही नहीं, ताकि कोई नुकसान ही ना हो। इस तरीके के मैनेजमेंट होने चाहिए। इसके अलावा जो पानी हम लोग इरिगेशन जो हम लोग करते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा एडवांस टेक्निक है, स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। उनका इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां वाटर वेस्टेज बहुत ही कम होता है। या स्टेप फार्मिंग, ऐसी चीजें हम लोग कर सकते हैं, ना। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। देखो, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट का एक मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटीज और वाटर के बीच में बैलेंस बनाए रखना। इसको हम लोग इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट बोलते हैं। क्योंकि पानी कम हो रहा है या पॉल्यूट हो रहा है, वो ऑब्वियसली वो सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही हो रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो भी काम हमें करना पड़े वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सब हम लोग इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। तो आपको कहीं मिल जाएगा, वाटरशेड मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ टोटल डेवलपमेंट इन विच कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, ह्यूमिडिटी, फ्लड कंट्रोल, वाटर स्टोरेज, प्लांटेशन, गार्डन, सोशल फॉरेस्ट्री एटसेट्रा इज डन। तो हर तरीके से, हर तरीके को, हर इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए पानी से जुड़े हुए सारी समस्याओं का सॉल्यूशन करना इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट कहलाता है। और इस इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अगर हम लोग बात करें, तो ये ऐसे एरियाज जहां पर ड्रॉट के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली जैसे राजस्थान, जहां पानी जो है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी जरूरी है, वहां कुछ भी करके वाटर को स्टोर करना, और जो वाटर है स्पेशली ग्राउंड वाटर, उसके लेवल को बढ़ाना। अगर हम लोग राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में जो पुराने तरीके हम लोग इस्तेमाल में लेते चले आए हैं, जिनकी वजह से हम लोग वाटर मैनेजमेंट या रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, उनकी बात करें, सबसे पहला है खादिन। ये आपने सारे शायद सोशल साइंस में पढ़े हो। खादिन जो कि जनरली स्लोप, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया हो जिसमें स्लोप हो, वहां बनाए जाते हैं, जिसमें ऊपर से तो पानी बहता हुआ आता है, और कहीं बीच में हम लोग एक पत्थर की दीवार बना देते हैं, है ना।
भाई ऊपर से तो पानी आ रहा है स्लोप में, आगे आपने पत्थर की दीवार बना दी, और जो बगल में जो दीवार होती है वो दीवार मिट्टी की या फिर क्ले, चिकनी मिट्टी जो है, मड, उसकी बनाई जाती है। फिर एक खादिन बनाया, फिर नीचे वाले स्लोप पर दूसरा, उसके नीचे वाले स्लोप पर तीसरा, ऐसे हम लोग बहुत सारे खादिन बनाते हैं। और जब बारिश का पानी आता है तो ये पानी खादिन में स्टोर होता है, जब ओवरफ्लो करने लगता है तो ऊपर से बहता हुआ अब अगले वाले खादिन में स्टोर होगा। तो ऐसे करके हम लोग इस पानी को बड़े लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और जब बारिश का सीजन नहीं है तो इस खादिन को, इस जगह को हम लोग एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। दूसरा है पॉन्ड्स, जो तालाब है। आपने बिल्कुल तालाब की मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्या होता है कैसा होता है। ये भी हमारा एंशियंट टेक्निक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। पहले से, बहुत पहले से हम लोग ये देखते आए हैं, आपने मूवीज वगैरह में देखा हो, कहानियों में पढ़ा हो कि जो मैन होता है उसके नहाने के लिए एक अलग पॉन्ड होता है और फीमेल वुमेन के लिए नहाने के लिए एक अलग पॉन्ड होता है। तो ये पॉन्ड्स का फॉर्मेशन अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है, पर पानी जब इकट्ठा रहता है इन पॉन्ड्स में तो सीधी सी बात है वो पानी रिस करके ग्राउंड वाटर में भी जाता ही होगा। तो ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने का बड़ा अच्छा तरीका है पॉन्ड्स। पॉन्ड्स के आसपास कुएं वगैरह भी होते हैं, जिन्हें बेरीज, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बेरीज। क्योंकि पॉन्ड जहां होगा वहां ग्राउंड वाटर लेवल जो है अच्छा खासा होगा, तो आराम से वहां पर वेल वगैरह, कुएं वगैरह खोदे जा सकते हैं जिनमें पानी रहता है। तीसरा, लेक, झील। ये नेचुरल भी हो सकती हैं या फिर ये लेक्स जो हैं आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। ये भी एंशियंट टाइम से चली जा रही हैं, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने का एक तरीका है। और इन लेक्स जो हैं इनके आसपास कुंड और बावड़ी, ये आपने नाम सुने होंगे, बावड़ी और कुंड। बावड़ी जिसे हम लोग स्टेप वेल बोलते हैं, ये सब बनाए जाते हैं। ये राजा महाराजा के समय से बनाए जा रहे हैं। ये एक तरीके से शोपीस दिखाने के लिए भी बनाए जाते थे, क्योंकि इसमें आर्ट वर्क जो होता है, बहुत कमाल का आर्ट वर्क दिखाया जाता है। और इसके अलावा ये वाटर को कंजर्व करने के लिए भी बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में बावड़ी या फिर स्टेप वेल है, एक ऐसा कुआं जिसमें बहुत सारी सीढ़ियां बनाई जाती हैं चारों तरफ, और अलग अलग डिजाइन की बनाई जाती हैं डेकोरेशन के हिसाब से, और अपने कला जो होती है, आर्ट, उसको रिप्रेजेंट करने के हिसाब से बनाई जाती हैं। ये बावड़ी जो है काफी डीप होती हैं, गहरी होती हैं, जहां ग्राउंड वाटर जो है वो निकलता है। मतलब यहाँ पर नहाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता था पहले, पर अब जो है बावड़ीज वगैरह आपने देखी हो तो जनरली बावड़ी वगैरह सूख गई हैं, पानी वहां नहीं है क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया। पर आज हम लोग उन्हें हमारी जो धरोहर है उसकी तरह ट्रीट करते हैं, और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए देखा होगा आप लोगों ने भी, आई एम श्योर, बहुत सारी बावड़ी देखी होंगी। अगर नहीं देखी हो, कभी चांस मिले तो बिल्कुल देखिएगा। उसमें जो आर्ट वर्क होता है वो काफी अच्छा होता है, चारों तरफ सीढ़ियां इस तरीके से इस डिजाइन में बनाई जाती हैं कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। कोई बताएगा हमारे आसपास, जयपुर के आसपास आप में से किसी ने कोई बावड़ी देखी हो, काफी फेमस बावड़ी, अलवर की तरफ कोई गया है? अलवर के पास नहीं पता किसी को? मैं बताता हूँ, आभा नेरी, आभा नेरी, इस नाम से आप लोगों को मौका मिले, आज आप लोग गूगल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे देखिएगा। आभा नेरी, आभा नेरी की बावड़ी बहुत फेमस है, बहुत पुराने समय से है और बहुत सुंदर है। और आई थिंक शायद ये जो आपकी बुक में जो डायग्राम दिया होगा ना स्टेपवेल का, ये शायद आभा नेरी ही है, देखने में मुझे बिल्कुल आभा नेरी जैसा ही लग रहा है ये। तो आप लोगों को मौका मिले तो बिल्कुल जाइएगा, सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में आप जा सकते हैं आबानेरी। ठीक है, झील ने देखी है आबानेरी, और काफी अच्छा अच्छा है, अलवर की साइड में है, या बांदी कुई, अलवर और बांदी कुई की तरफ है। अगला है हमारे पास बावड़ी के बाद में तौबा। ये जनरली डेजर्ट
रेगिस्तानी एरिया में पाई जाती है, और नदी, छोटी सी नदी जो होती है उसके जैसी दिखती है। पर इसकी जो डेप्थ है, गहराई, वो नदी से बहुत ज्यादा होती है। तो है तो ये एक छोटी सी नदी ही, बस अंतर इतना है कि एक पहला अंतर कि भाई नदी जनरली जो है वो हिली एरिया से होती हुई प्लेन की तरफ जाती है, जबकि ये डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। दूसरा, नदी कम गहरी होती है, डेप्थ उसकी कम होती है, पर तौबा जो है उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है नदी के कंपैरिजन में। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारे पास में कोल पेट्रोलियम बचा है, इसके अलावा चिपको मूवमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। छोटे मोटे दो चार टॉपिक हमारे पास में है, तो इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर जो है वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट, इसकी भी बात हम लोग आपसे करेंगे। तो चलिए, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा।